लॉकडाउन में कोरोना है सबका रोना, डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है, 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। मैं छवि निगम, प्रवक्ता यशोदा रस्तोगी गर्ल्स इंटर कॉलेज लखनऊ, गृह विज्ञान की इस ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 के खंड का पाठ 11 संक्रामक रोग प्रसार एवं नियंत्रण, निसंक्रमण और प्रतिरक्षण का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हमारी चर्चा के बिंदु होंगे पूर्व ज्ञान, संक्रमण तथा संक्रामक रोग एवं प्रकार, संक्रामक रोग फैलने की विधियां व प्रसार, रोगाणु, रोगाणुओं व रोगों के सामान्य लक्षण, संक्रमण की अवस्थाएं, बचाव, प्राकृतिक व्यवस्था, विसंक्रमण की विधियां तथा प्रतिरक्षा। बच्चों, आपने कक्षा 11 में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। जैसे आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, इसी प्रकार से कुछ रोग हमारे अंगों के ठीक प्रकार से कार्य न करने के कारण होते हैं, जैसे हृदय संबंधी रोग। कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जो जीवाणुओं से उत्पन्न होते हैं और जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सरलता से संचरित हो जाते हैं। आज हम लोग इसी प्रकार के रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के पश्चात आप जान सकेंगे कि संक्रमण क्या होता है और संक्रामक रोग क्या होते हैं। साथ ही आप भविष्य में इन रोगों के प्रति सावधान रह सकते हैं और इनसे अपनी बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि संक्रमण तथा संक्रामक रोग किसे कहते हैं। जब किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जीवाणु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष माध्यम से पहुंचकर स्वयं की संख्या में वृद्धि करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, उसे हम संक्रमण कहते हैं। और इस प्रकार उत्पन्न होने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहा जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो संक्रमित है, उससे विभिन्न माध्यमों से रोगाणु एक नए व्यक्ति तक जो स्वस्थ है वहाँ तक आसानी से पहुँच जाते हैं। बच्चों, संक्रामक रोग कभी भी एक गति से नहीं फैलते हैं। ये इनकी गति के अनुसार हम इन्हें 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है महामारी या एपिडेमिक। जब रोग बहुत तेज़ी से पूरे शहर को या गांव को में तेज़ी से फैल जाते हैं तो उसे हम महामारी या एपिडेमिक कहते हैं। जैसे हैजा रोग और प्लेग रोग इसी तरीके से पूरे के पूरे शहर में फैल जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है विशेष क्षेत्रीय महामारी। जब इसके अंतर्गत रोग बहुत तेज़ी से किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ की परिस्थिति के अनुसार फैल जाते हैं तो उसे हम एंडेमिक या विशेष क्षेत्रीय महामारी कहते हैं। जैसे नमी वाले स्थानों में मच्छर बहुतायत में होते हैं, जिससे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे रोग वहाँ पर बहुत तेज़ी से और अक्सर फैलते रहते हैं। नेक्स्ट है यत्र तत्रिक या स्पोरेडिक। जब रोग बहुत तेज़ी से नहीं फैलते हैं परंतु कुछ लोगों को में होते हैं, उन्हें हम स्पोरेडिक या यत्र तत्रिक कहते हैं। जैसे डिप्थीरिया, निमोनिया आदि रोग इसी प्रकार से कुछ लोगों के में को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है विश्वव्यापी महामारी या पेंडेमिक। विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 आपको का इसका लेटेस्ट उदाहरण है। जब रोग इतनी तेज़ी से फैलते हैं कि वो पूरे के पूरे विश्व के कई देशों को में तेज़ी से फैल जाते हैं, तो
तो उसे हम विश्वव्यापी महामारी या पैंडेमिक के नाम से जानते हैं। और अभी आपने कोविड-19 में देखा ही है कि उसने कितनी तेज़ी से बहुत सारे देशों में अपना प्रभाव डाला है और लोगों को संक्रमित किया है। संक्रामक रोग फैलने की बहुत सारी विधियां होती हैं। ये रोग कई माध्यमों से फैलते हैं, जैसे जीव जंतुओं के द्वारा। जब कुछ रोग ऐसे होते हैं जो कीटों के द्वारा फैलते हैं, जैसे कि मच्छर द्वारा मलेरिया, डेंगू आदि फैलता है। इसी प्रकार से चूहे, पिस्सू आदि के माध्यम से प्लेग रोग फैलता है। और संक्रमित जानवर के काटने से, जैसे कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि के काटने से रेबीज़ रोग फैलता है। इसी प्रकार से कुछ रोग वायु द्वारा फैलते हैं। जब किसी भीड़ भरे स्थान पर बहुत सारे लोग एक साथ एकत्रित होते हैं और कोई संक्रमित व्यक्ति उस जगह पर सांस लेता है, सांस छोड़ता है, साथ ही में उसके छींकने, खांसने आदि से बहुत से रोगाणु वायु में आ जाते हैं। और फिर जब वहाँ पर कोई भी स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है तो उसके माध्यम से उसके स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ये रोगाणु पहुँच जाते हैं। इस प्रकार से क्षय रोग, डिप्थीरिया रोग, चेचक आदि रोग फैलते हैं। नेक्स्ट है जल तथा भोजन द्वारा। जब जल के द्वारा बहुत से रोगा में जो दूषित जल का जो लोग सेवन करते हैं उनको कई बार रोग हो जाते हैं। इसी प्रकार से दूषित भोजन का प्रयोग करने से भी रोग हो जाते हैं, जैसे गंदे हाथों का प्रयोग करना। जब लोग गंदे हाथों से ही भोजन पकाने, परोसने अथवा खाने का कार्य करते हैं तो वो भोजन दूषित हो जाता है। इसी प्रकार से मक्खियाँ भी कई बार भोज्य पदार्थों को दूषित कर देती हैं। जब मक्खी किसी संक्रमित व्यक्ति के मल पर बैठती है और उसके या बलगम पर बैठती है तो वो अपने पैरों में बहुत सारे रोगाणुओं को चिपका ले आती है। और जब वही मक्खी हमारे भोज्य पदार्थों पर बैठती है तो वो अब बहुत सारे रोगाणुओं को उस भोज्य पदार्थ पर छोड़ देती है। जब वही भोज्य पदार्थ एक स्वस्थ व्यक्ति सेवन कर लेता है, खा लेता है, तो उससे वो रोगाणु उस व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से हैजा, टाइफाइड, पेचिस आदि जैसे रोग फैलते हैं। कुछ रोग सीधे संपर्क के द्वारा होते हैं, जैसे रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने या उसके प्रयोग किए हुए वस्तुओं का प्रयोग करने से कुछ रोग फैल जाते हैं, जैसे कि खाज, खुजली, कुष्ठ रोग और एड्स आदि। संक्रामक रोगों का प्रसार 3 प्रकार से होता है। पहला है प्रत्यक्ष संक्रमण। जब रोगाणु बिना किसी माध्यम के सीधे किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आने से होते हैं, जैसे हाथ मिलाने से, चुंबन लेने से अथवा उसके खांसने और छींकने के स्थान पर श्वसन करने से। जिस जगह किसी भी संक्रमित व्यक्ति ने छींका है और जो सबसे नज़दीक होता है उस व्यक्ति तक वो रोगाणु शीघ्रता से उसके श्वसन के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं, तो उसे हम प्रत्यक्ष संक्रमण कहते हैं, जैसे खसरा, काली खांसी, तपेदिक आदि। इसी प्रकार से कुछ रोग अप्रत्यक्ष संक्रमण से फैलते हैं, प्रसारित होते हैं, जैसे कि संक्रमित व्यक्ति के प्रयोग किए हुए बर्तनों का प्रयोग करना, जैसे गिलास, चम्मच आदि का इस्तेमाल कर लेने से, अथवा कभी कभी उसकी चादर, तौलिया आदि का प्रयोग कर लेने से संक्रमण एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाता है। इस प्रकार से ज़्यादातर खाज, खुजली, कुष्ठ रोग आदि फैलता है। इसके अतिरिक्त वाहकों द्वारा भी कुछ रोगों का प्रसार होता है। इसके लिए सदैव तीसरे माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे मलेरिया रोग को फैलाने के लिए मच्छर तीसरा माध्यम होता है। इसी तरीके से चूहे और पिस्सू प्लेग रोग फैलाने के लिए तीसरा माध्यम होता है। और कुत्ते, बिल्ली आदि जो संक्रमित होते हैं और वो जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेते हैं तो वो उस व्यक्ति में अपने रोगाणु को पहुंचा देती हैं और इस तरह से वो एक तरह से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचाने के रोगाणुओं को पहुंचाने का तीसरा माध्यम होते हैं।
बच्चों, रोग किसी भी माध्यम से फैले या रोगाणु लेकिन संक्रमण किसी भी तरीके से किसी भी माध्यम से एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुँचे, परंतु इसके मुख्य रूप से जनक रोगाणु ही होते हैं, या एक तरह से आप कह सकते हैं कि किसी भी रोग को रोगाणु ही उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, ये जीवाणु, इनको हम जीवाणु भी कहते हैं। ये जीवाणु केवल वही रोग फैला सकते हैं जिस रोग के ये जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं। जैसे हैजा का बैक्टीरिया केवल हैजा ही रोग फैला सकता है, तपेदिक का बैक्टीरिया सिर्फ तपेदिक रोग ही फैला सकता है। ये बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं, जैसे बेसिलस, कोकस, स्पाइरिलम, विब्रियो आदि। इसके अलावा नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक जंतुजन्य रोगाणु होता है जो एक कोशिकीय होता है। मलेरिया रोग को फैलाने वाला जो प्लाज्मोडियम परजीवी होता है वो एक प्रकार का प्रोटोजोआ ही होता है। इसी तरीके से वायरस, ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं जिनको कि आप सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। ये इतनी तेज़ी से अपनी वृद्धि करते हैं कि बहुत ही शीघ्र व्यक्ति के शरीर में अपने लक्षण दिखाई देने लगते हैं, उसको प्रभावित कर देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है फफूंदी या फंगस। फंगस या फफूंदी, इसको फंगी के नाम से भी जानते हैं हम। ये एक प्रकार के वनस्पति जन्य रोगाणु होते हैं जो ज़्यादातर त्वचा संबंधी रोग जैसे खाज, खुजली आदि का कारक होते हैं। बच्चों, रोगाणुओं की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे रोगाणुओं को हमेशा प्रवेश के लिए एक मार्ग की आवश्यकता होती है। ये वायु द्वारा, भोजन द्वारा, जल द्वारा, कीटों द्वारा किसी न किसी माध्यम से एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं। इसके अतिरिक्त रोगाणुओं के ऊपर तापमान का भी प्रभाव होता है। ये अत्यधिक तापमान में अथवा अत्यधिक निम्न तापमान में प्रायः नष्ट हो जाते हैं, परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ रोगाणुओं को नष्ट करना काफ़ी कठिन हो जाता है। रोगाणुओं की हमेशा गुणात्मक वृद्धि होती है। गुणात्मक वृद्धि से तात्पर्य है कि ये 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं, 4 से 8 होते हैं और 8 से 16 होते हैं तथा 16 से 32 होते हैं। इस प्रकार से ये इतनी तेज़ी से वृद्धि करते हैं कि कुछ ही घंटों में ये लाखों की संख्या में हो जाते हैं और ये हमारे शरीर में नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। रोगाणु सदैव अंधेरे, गंदे और सीलन युक्त स्थानों पर ही निवास करना पसंद करते हैं, वहीं पर ये ज़्यादातर पनपते हैं। इसलिए ऐसे वातावरण में बहुत ज़्यादा रोगाणु होते हैं। इसके साथ ही हमारी त्वचा पर और मानव और जंतुओं के त्वचा के साथ ही उनके आंतों में भी ज़्यादातर रोगाणुओं का निवास होता है। यद्यपि कि प्रत्येक संक्रामक रोग के अपने विशिष्ट लक्षण होते हैं, परंतु कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं जो सामान्यतः सभी संक्रामक रोगों में पाए जाते हैं। ज़्यादातर प्रारंभ में ये लक्षण सभी रोगों में कॉमन होते हैं। जैसे कि सबसे पहले जैसे ही रोगाणु हमारे अंदर प्रवेश करता है, हम सिर में भारीपन, दर्द आदि का अनुभव करते हैं। उसके साथ ही हमको अंदर से ठंडक लग के, कपकपी लग कर के ज्वर चढ़ने लगता है, क्योंकि रोगाणु स्वयं की वृद्धि कर रहे होते हैं और साथ ही साथ में वो हमारी रोग निरोधक शक्तियाँ जैसे कि WBC आदि के साथ में संघर्ष भी कर रहे होते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसके साथ ही जब भी संक्रामक रोग होते हैं तो गले में सूजन हो जाती है। आपने अनुभव भी किया होगा कि ऐसी अवस्था में जिस समय हमारा गला सोर थ्रोट होता है या गले में सूजन होती है, उस समय हमको लार गुटकने में भी और पानी गुटकने में भी काफ़ी कष्ट का अनुभव होता है।
इस तरह से ये कुछ सामान्य लक्षण हैं जो लगभग सभी संक्रामक रोगों के प्रारंभ में दिखते हैं। इसके अलावा संक्रामक रोगों की अपनी कुछ विशेष अवस्थाएं होती हैं। जब भी आपने देखा होगा कि जब भी कोई रोगाणु किसी भी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो तुरंत उस रोग के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि धीरे धीरे करके जब रोगाणु हमारे WBC आदि रोग निरोधक शक्तियों से विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसके पश्चात व्यक्ति रोगग्रसित हो जाता है और उसके बाद उसमें रोग के लक्षण दिखाई देने शुरू होते हैं। तो कोई भी संक्रामक रोग हो वो कुछ निश्चित अवस्थाओं से निश्चित प्रक्रिया से निश्चित अवस्थाओं से गुजरता है। सबसे पहला है उद्भवन अवधि। इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। उद्भवन अवधि को संप्राप्ति काल के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में रोगाणु हमारे शरीर में तो प्रवेश कर चुके होते हैं, परंतु वो अपनी वृद्धि कर रहे होते हैं। अतः रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने से लेकर के रोग के लक्षण प्रकट होने तक की अवधि को हम उद्भवन अवधि कहते हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की होती है। प्रत्येक रोग में भी ये अलग अलग प्रकार की होती है या अलग अलग मात्रा में होती है। इसके बाद में है संक्रमण की अवधि। इस अवधि तक रोगाणु विजयी हो चुके होते हैं और साथ ही में वो अपनी वृद्धि भी कर रहे होते हैं, अतः रोग के लक्षण थोड़े थोड़े दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है शीर्ष प्रकोप की अवधि अर्थात क्लाइमेक्स पीरियड। इस समय तक रोग अपने चरम पर होता है और साथ ही साथ में रोगी व्यक्ति जो है वो इस समय पूर्णतया रोग के लक्षणों से युक्त होता है। इस अवस्था में यदि उचित उपचार नहीं किया जाए या रोगी की परिचर्या ना की जाए तो कई बार ऐसा भी होता है कि रोगी की मृत्यु भी होने की संभावना हो जाती है। नेक्स्ट है रोग के कम होने की अवधि। इसको हम डिक्लाइन पीरियड भी कह सकते हैं। जब रोग का उपचार किया जाता है तथा रोग के प्रवेश के साथ ही कुछ एंटीबॉडीज़ भी शरीर में उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि रोगाणुओं की संख्या धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है और परिणाम होता है कि रोगी के कम होना शुरू हो जाता है और या कह सकते हैं हम रोग का डिक्लाइन पीरियड शुरू हो जाता है। इसके साथ ही रोग के लक्षण धीरे धीरे गायब होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्वस्थ होने की अवधि या रिकवरिंग पीरियड। इस पीरियड तक आते आते रोग के लगभग सभी लक्षण समाप्त हो चुके होते हैं। रोगी को दुर्बलता का अनुभव होता है, परंतु साथ ही उसे भूख का भी अनुभव होता है। अब वो अपनी मनपसंद चीज़ों को खाना चाहता है, साथ ही वो बाहर टहलना चाहता है। इस अवधि में रोगी अपने आप को काफ़ी बेहतर अनुभव करने लगता है। लास्ट है पुनः आवृत्ति या रिलैप्स होना। कई बार क्या होता है कि स्वस्थ होने की अवधि में यदि व्यक्ति कई बार बहुत ज़्यादा सावधानी नहीं रखता है, उस अवधि में कई बार रोग की पुनः आवृत्ति हो जाती है। जब पुनः रोग की आवृत्ति होती है तो ये अवस्था बहुत ज़्यादा घातक होती है। इसके साथ ही इस अवधि में कई बार रोगी जो है वो इतना दुर्बल होता है कि उसके ऊपर अन्य रोग भी अपना आक्रमण कर देते हैं और जिससे उसके स्वास्थ्य का स्तर एकदम से नीचे आ जाता है। और जैसे रोगी के स्वास्थ्य का स्तर नीचे आता है वैसे ही वो उसकी अवस्था गंभीर होने लगती है। अतः इस अवस्था को नहीं आने देना चाहिए। हमेशा स्वस्थ होने की अवधि में भी हमको सावधान रहना चाहिए। संक्रमण से बचाव की प्राकृतिक व्यवस्था। प्रकृति ने हमारे शरीर में बहुत सारे बचाव की व्यवस्था की हुई है, जैसे कि प्रवेश में अवरोध है। संक्रामक रोगों में रोगाणुओं को प्रवेश करने से बचाने की कोशिश की जाती है, जैसे त्वचा और नाक के बाल
रोगों को अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं। साथ ही में जो नाक में और आँखों में जो तरल पदार्थ होता है वो भी रोगाणु नाशक होता है, जो रोगाणुओं को रोकने का काम करता है। इसके पश्चात भी यदि किसी प्रकार से रोगाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो भी प्रकृति ने इनसे बचाव की व्यवस्था की हुई है। सबसे पहले तो हमारी जो रोगाणु नाशक शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि WBC, इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और इन पर आक्रमण करके इनको नष्ट करने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही साथ में हमारी जो लसिका ग्रंथियाँ होती हैं या लसिका तंत्र होता है वो रोगाणुओं से बचाव का कोशिश करता है। इसके बाद भी यदि भोज्य पदार्थों आदि के माध्यम से किसी तरीके से रोगाणु हमारे पेट तक, आमाशय तक पहुंच जाते हैं तो वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन रोगाणुओं को नष्ट करने का कोशिश करता है। इस तरह से काफ़ी बचाव की प्राकृतिक व्यवस्था हमारे शरीर के अंदर भी होती है। लास्ट है रोग प्रतिरोधक क्षमता। आपने देखा होगा कि प्रत्येक व्यक्ति रोग से ग्रसित नहीं होता है, अर्थात जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी होती है वो शीघ्र अतिशीघ्र रोगों से ग्रसित नहीं होते हैं, पर जिनमें ये रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है वो अतिशीघ्र रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। संक्रामक रोगों से बचाव। बच्चों, यद्यपि कि प्रकृति ने हमारे शरीर में संक्रामक रोगों से बचाव की काफ़ी व्यवस्था की हुई है, परंतु फिर भी हमको इनके प्रति सावधान रहना चाहिए और स्वयं भी अब कुछ जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले तो हमको स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना चाहिए, अर्थात व्यायाम करना चाहिए और मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से हमारे घर में सूर्य के प्रकाश के आने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। वायु का आवागमन उचित प्रकार से होना चाहिए। इसके अलावा हमको भोजन एवं जल की स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। हमेशा पौष्टिक भोजन और स्वच्छ जल का ही सेवन करना चाहिए। विसंक्रामकों का प्रयोग करना चाहिए। जिस समय रोग फैलने की संभावना हो उस समय हमें अपने घर के सामने तथा घर में विसंक्रामकों जैसे कि चूना छिड़कवाना या DDT का प्रयोग करना, छिड़कवाना, और इसके साथ ही फिनाइल, डेटॉल आदि विसंक्रामकों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही टीकाकरण अवश्य करा लेना चाहिए। परंतु यदि किसी प्रकार से रोग फैल ही जाते हैं उस समय भी हमको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि तुरंत नगर निगम तथा स्वास्थ्य विभाग को सूचना दे देनी चाहिए। इसके अलावा यदि हमारे घर में कोई रोगी है तो उसे हमें अलग कर देने चाहिए। उसके बर्तन, उसके वस्त्र और उसके बिस्तर आदि अलग कर देने चाहिए। साथ ही साथ में रोग प्रतिरक्षा हेतु परिवार के सभी सदस्यों का विशेष करके टीकाकरण करा देना चाहिए। इसके अलावा रोगी का जो बलगम, मल, मूत्र आदि हो उसको भी विसंक्रमित करके इस प्रकार से नष्ट कर देना चाहिए कि वो अन्य रोगी लोगों को तक ना पहुंच सके और वायु में भी ना आने पाए। अभी तक हम आपको बहुत सारे बार कह रहे थे कि विसंक्रामक शब्द का प्रयोग कर रहे थे। आइए जानते हैं कि ये विसंक्रामक या विसंक्रमण होता क्या है। रोगाणुओं को नष्ट करने की जो शक्ति होती है या नष्ट करने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम विसंक्रामक कहते हैं। ये रोगी के सामान को या वस्तुओं को या चीज़ों को विसंक्रमित करने के लिए हम 3 विधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे प्राकृतिक विसंक्रामक, जैसे सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें अच्छा विसंक्रामक होती हैं। इसी तरह वायु में उपलब्ध जो ऑक्सीजन होती है वो भी रोगाणुओं को नष्ट करती है। शुद्ध जल यद्यपि कि विसंक्रामक नहीं होता है, परंतु हम अपने वॉशरूम को या बाथरूम को
साथ ही में जो हमारी चीज़ें होती हैं उनको भी हम इसी के माध्यम से ज़्यादातर शुद्ध करते हैं। इसके अलावा भौतिक विसंक्रामक जलाकर चीज़ों को शुद्ध करते हैं। वाष्प द्वारा ज़्यादातर बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है और कंबल आदि को विसंक्रमित करते हैं। इसी तरह उबाल करके व शुष्क वायु के प्रयोग के द्वारा भी कुछ चीज़ों को विसंक्रमित करते हैं। कुछ रासायनिक विसंक्रामक भी होते हैं, जैसे ठोस, तरल और गैसीय। पोटेशियम परमैंगनेट, चूना, डीडीटी, ब्लीचिंग पाउडर ठोस रासायनिक विसंक्रामक होते हैं। इसके अलावा कार्बोलिक अम्ल, फॉर्मेलिन और ईथर, बोरिक एसिड आदि तरल पदार्थ होते हैं जो रासायनिक विसंक्रामक होते हैं। क्लोरीन गैस और सल्फर डाइऑक्साइड, ये ऐसी गैसेस हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं। बच्चों, जैसे ही कोई भी रोग हमको ग्रसित करता है उस समय हमारे शरीर में एक प्रकार की प्रतिरक्षा होती है। आपने कोविड-19 में इम्यूनिटी का नाम बार बार सुना होगा। इसमें से प्राकृतिक प्रतिरक्षा उस इम्यूनिटी को कहते हैं जो हमको प्रकृति से प्रदत्त होती है। कुछ लोगों में ये तत्व बहुत अच्छी मात्रा में होता है और वो जल्दी जल्दी रोगों से ग्रसित नहीं होते हैं, ये जन्मजात प्राप्त होती है। अर्जित प्रतिरक्षा हम उसे कहते हैं जिसमें जब एक बार रोग हो जाता है उसके पश्चात उसकी जो एंटीबॉडीज़ हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण वो रोग कभी कभी दोबारा कभी नहीं होता है। ये कुछ रोगों में, जैसे चेचक में, स्थायी होती है, जबकि कुछ रोगों में ये अल्पकालिक भी होती है। कृत्रिम प्रतिरक्षा हम उसको कहते हैं जिसमें कि जो टीकाकरण आदि के द्वारा प्राप्त की जाती है, कृत्रिम साधनों से प्राप्त की जाती है। बच्चों, आइए जानते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। जैसे कि हमने आज रोगाणुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की, इनके फैलने के माध्यमों के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा इनके प्रसार के बारे में जाना। इसके साथ ही हमने जाना कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आदि रोगाणु होते हैं और इनके लक्षण क्या होते हैं तथा विसंक्रामक भी कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिरक्षा भी 3 प्रकार की होती है, प्राकृतिक, अर्जित व कृत्रिम। बच्चों, इस पाठ के अध्ययन के पश्चात आपको इस चीज़ का ज्ञान होगा कि संक्रामक रोग क्या होते हैं, साथ ही आप भविष्य में इन रोगों से अपना बचाव भी कर सकेंगे, इनके प्रति आप सावधान भी रह सकेंगे। बच्चों, अब हम लोग इस पाठ के अभ्यास हेतु कुछ प्रश्न करेंगे जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। आप इनको अपनी कॉपी में नोट करेंगे तथा इनका अध्ययन करेंगे और इन्हें लिखेंगे। इसके साथ ही आप भारत सरकार द्वारा विकसित दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करेंगे, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से अथवा iOS के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी पाठ्य सामग्री प्राप्त हो जाएगी और इसके साथ ही आप घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, साथ साथ में अपना अध्ययन भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।